हेलो दोस्तों, वेलकम टू न्यू एक्साइटिंग वीडियो। ये वीडियो थोड़ा सा अलग होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग कोई कोडिंग नहीं करने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे एक चीज़ जो रिसेंटली हुआ है, जो कि आप सभी को पता है, क्लाउडफ्लेयर का आउटेज, है ना। तो क्लाउडफ्लेयर रिसेंटली डाउन हो गया था, क्लाउडफ्लेयर का सर्वर, राइट। और वो भी 1-2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट के लिए नहीं, पूरे 6 घंटे के लिए डाउन हो गया था, ठीक है। तो ये कैसे हो गया, ठीक है। क्लाउडफ्लेयर इतना बड़ा कंपनी कैसे डाउन हो सकता है ना। ऑलमोस्ट बहुत बड़े बड़े कंपनी जो है क्लाउडफ्लेयर को यूज़ करते हैं। तो ये डाउन होने का मतलब है बहुत बड़े बड़े कंपनीज का वेबसाइट, सर्वर, सारा कुछ डाउन हो जा रहा है। ऑलमोस्ट 50-60% इंटरनेट डाउन हो गया था, आई थिंक, ठीक है। मतलब जो स्टेटिस्टिक्स बता रहे हैं उनके हिसाब से, है ना। तो इतना बड़ा इंटरनेट आउटेज मतलब हिस्ट्री में अभी पता नहीं कब हुआ था लास्ट, लेकिन मैंने तो फर्स्ट टाइम देखा है इतना बड़ा आउटेज, ठीक है। क्योंकि ऑलमोस्ट सभी कंपनीज के वेबसाइट डाउन हो गए थे। मैंने जितने भी वेबसाइट्स एक्सेस करने की कोशिश की थी, सारा कुछ डाउन हो गया था। तो इसका इम्पैक्ट क्या हुआ और ये हम लोग कैसे अवॉइड कर सकते हैं, ये वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो थोड़ा सा अलग होने वाला है। हम लोग सिस्टम आर्किटेक्चर को समझेंगे कि कैसा सिस्टम आर्किटेक्चर होने से ये बहुत ज़्यादा अवॉइड किया जा सकता है, टोटल चीज़ें शट डाउन होने से बचाया जा सकता है और मॉनिटरिंग कैसे किया जा सकता है ना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि क्या दिक्कत क्या आया था। तो देखिए, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 18 नवंबर को 11:20 UTC, ठीक है। UTC हमारा टाइम कोड नहीं है, UTC बाहर जो भी अमेरिका वगैरह वहाँ से टाइम कोड है, ठीक है। 11:20 UTC को ये स्टार्ट हुआ क्लाउडफ्लेयर का, और ऐसा कुछ दिखा रहा था। हर एक वेबसाइट ओपन करने से ये ऐसा दिखा रहा था, ओके। जो भी क्लाउडफ्लेयर यूज़ करते हैं, जो भी वेबसाइट्स, सारे वेबसाइट्स डाउन हो गए थे और ये चीज़ें ऐसे दिखा रहे थे, राइट। फिर इसके बाद देखिए आउटेज का ये जो 11:30 से थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हुआ था, 11:30 से, और उसके बाद 12 बजे, और ऐसे ये चार्ट दिखा रहा है कि कहाँ कब तक ये था, ठीक है। तो नीचे थोड़ा सा जाते हैं और यहाँ पर हम लोगों को मिलेगा कि देखिए यहाँ पर हम लोगों को मिलेगा कि 11:05 को नॉर्मल था स्टेटस, और डेटाबेस एक्सेस कंट्रोल चेंज को डिप्लॉय किया गया था, ठीक है। डेटाबेस एक्सेस कंट्रोल चेंज को डिप्लॉय किया गया था। फिर 11:28 को इम्पैक्ट स्टार्ट होता है और डिप्लॉयमेंट रीच द कस्टमर एनवायरमेंट्स, फर्स्ट एरर्स ऑब्जर्व ऑन कस्टमर HTTP ट्रैफिक। मतलब कस्टमर के HTTP ट्रैफिक में पहले एरर को ऑब्जर्व किया गया था। अच्छा, तो ये चीज़ें कैसे मिल रहे हैं क्लाउडफ्लेयर को, ये कैसे पता चलेगा आपको, ये चीज़ें हम लोग इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पहले देखते हैं 11:28 से स्टार्ट हुआ था और ये 17:06 में जाके शट हुआ था, है ना। तो ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा टाइम है, ठीक है। यहाँ पर आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि क्या दिक्कत आया था, ठीक है। बाकी चीज़ें जो भी है, ठीक है। तो इतना बड़ा आउटेज होने के बाद क्लाउडफ्लेयर ने ये एपोलॉजी, जो बोल सकते हैं कि क्या हुआ था, ये इन्होंने रिलीज़ किया है और एपोलॉजी वगैरह भी मांग लिया है। लेकिन ये आउटेज तो आउटेज ही है, ठीक है। मतलब इसको तो डिनाई नहीं कर सकते हम लोग, है ना। तो इसको हम लोग कैसे अवॉइड कर सकते हैं, तो इसके लिए हम लोग सिस्टम डिज़ाइन में कुछ चीज़ें यूज़ करते हैं। जैसे कि अभी तक मेरे चैनल में ये तो मैंने पब्लिश नहीं किया, लेकिन ये होता है, मैंने यूज़ भी किया है पहले। हम लोग यूज़ करते हैं मोनोलिथ आर्किटेक्चर। मोनोलिथ आर्किटेक्चर में क्या होता है कि सारी चीज़ें, सारे जो फंक्शनलिटीज़ है, एक वेबसाइट हो, एक टोटल प्रोजेक्ट हो, टोटल प्रोजेक्ट का सारी फंक्शनलिटीज़ एक ही जगह पर होते हैं, तो उनको मोनोलिथ कहा जाता है। लेकिन अगर आप कुछ चीज़ें मतलब यहाँ पर रखेंगे, कुछ चीज़ें और एक सर्वर पर रखेंगे, कुछ चीज़ें और एक सर्वर पर रखेंगे, तो इसको हम लोग बोलते हैं माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर। ये सारी चीज़ें कनेक्ट कहाँ से होते हैं, ये सारी चीज़ें API के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे अच्छा मेथड है कनेक्ट करने का, मतलब हर एक आर्किटेक्चर, मतलब हर एक सर्वर को कनेक्ट करने का, ठीक है। मतलब हर एक ऐप को हम लोग समझेंगे कनेक्ट करने का, तो वो कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं। तो वो हम लोग पहले समझते हैं कि कैसे एक मोनोलिथ, या फिर मोनोलिथ नहीं, कैसे एक माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर काम करता है, ठीक है। तो चलते हैं इरेजर में और मैं आपको दिखाता हूँ कैसे काम करता है ये। पहले देखिए, ये एक मोनोलिथ आर्किटेक्चर है जहाँ पर आप क्या करते हैं कि सारे जो फंक्शनलिटीज़ है वो यहाँ पर आप लोग डिफाइन करते हैं, राइट। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये एक फीचर है, ठीक है। और एक फीचर मान लीजिए ये है, ओके। और एक फीचर मान लीजिए ये है, अच्छा यहाँ पर,
और एक फीचर मान लीजिए ये है। ओके, तो ये सारी फीचर्स एक ही जगह पर होते हैं। तो ये फीचर्स क्या है, ये फीचर्स जैसे कि मान लीजिए ये ऑथेंटिकेशन है, ऑथेंटिकेशन। ओके, ये ऑथेंटिकेशन है। मान लीजिए ये है एपीआई, या फिर एपीआई तो नहीं, ऑथेंटिकेशन मतलब फीचर्स ही है। तो अगर आप एक ई कॉमर्स प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो ये स्टोर है। ओके, ये ऑर्डर्स है। ओके, ये ऑर्डर्स है। तो अगर ये आपका आर्किटेक्चर है, मोनोलिथ आर्किटेक्चर बोलते हैं इसको। ऑलराइट, ओके सॉरी, मोनोलिथ आर्किटेक्चर। मोनोलिथ आर्किटेक्चर का मतलब क्या होता है कि सारी जो फंक्शनलिटीज़ है वो एक ही एप्लीकेशन के अंदर होंगे। अभी तक हम लोग हमारे चैनल में जो भी यूज़ कर रहे हैं तो वो सारी चीज़ें मोनोलिथ ही है, हम लोग माइक्रो सर्विस को अभी तक यूज़ नहीं कर रहे। तो मोनोलिथ में क्या होता है, अगर ये टोटल सर्वर डाउन हो जाता है किसी रीज़न की वजह से, ठीक है, अगर ये टोटल सर्वर डाउन हो जाता है तो जो भी फंक्शनलिटीज इस सर्वर के अंदर है सारा कुछ डाउन हो जाएगा। तो हम लोग इसी को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम लोग माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर को यूज़ करते हैं, जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। तो वो हम लोग समझते हैं कि कैसे वो करते हैं। तो देखिए कैसे हम लोग एक मोनोलिथ आर्किटेक्चर को करते हैं। तो मोनोलिथ आर्किटेक्चर में ये मान लीजिए एक टोटल सर्वर है, ठीक है, ये एक सर्वर है, ये एक सर्वर है और ये एक सर्वर है। अगर ये तीनों सर्वर है, अलग अलग सर्वर है, अलग अलग जगह पर होस्ट किया गया है और अलग अलग तरह से ऑपरेट कर रहे हैं, इसके अंदर हम लोग अगर एक एक करके एप्लीकेशंस होस्ट कर देते हैं। ओके, इसके अंदर मैं होस्ट कर देता हूँ और इसके अंदर भी मैं एक होस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये फीचर्स क्या क्या डिफाइन कर रहे हैं, मान लीजिए ये ऑथेंटिकेशन डिफाइन कर रहा है, ये डिफाइन कर रहा है जो हमने पहले देखा था स्टोर का मतलब स्टोर क्या होता है, जहाँ पर हमारे ई कॉमर्स के प्रोडक्ट्स स्टोर होते हैं वो हम लोग स्टोर बोलते हैं उसको, है ना, स्टोर होता है। और यहाँ पर हमारे ऑर्डर्स जो होते हैं, ठीक है, ऑर्डर्स अगर ये ऐसे होते हैं तब क्या होता है, अगर ये सर्वर डाउन हो जाता है किसी रीज़न की मदद से, ठीक है, ओके, अगर ये सर्वर डाउन हो जाता है किसी रीज़न की वजह से, ठीक है, तो बाकी का जो ये सर्वर है और ये सर्वर ये चलता रहेगा। मतलब कोई भी आके ऑथेंटिकेशन भी कर सकता है और जो ई कॉमर्स का स्टोर है, मतलब कोई भी प्रोडक्ट ऐड करना हो, प्रोडक्ट अपडेट करना हो, प्रोडक्ट व्यू करना हो, ठीक है, कस्टमर्स व्यू कर सकते हैं, सारा कुछ ये होगा। लेकिन एक ही चीज़ नहीं होगा, सिर्फ ऑर्डर नहीं होगा, सिर्फ ऑर्डर ही नहीं होगा। तो हमारे पास स्कोप कम है, तो हम लोग सिर्फ इस ऑर्डर के सर्वर को ही चेक करेंगे और हम लोग इसको फिक्स करेंगे। अगर ये टोटल एक एप्लीकेशन होता तो हमें पूरे एप्लीकेशन में फाइंड आउट करना पड़ता है कि कहाँ पर दिक्कत आ रहा है। ऑलराइट, तो ये माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर है। अभी अगर आप पूछेंगे कि ये ठीक है भाई, बहुत ज़्यादा बढ़िया है, लेकिन ये चीज़ें काम मतलब एक दूसरे के साथ कैसे कम्युनिकेट करते हैं, एपीआई के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। तो देखिए एपीआई के थ्रू भी कम्युनिकेट किया जा सकता है, लेकिन इसका सबसे अच्छा जो मेथड है वो है जीआरपीसी। तो अगर मैं इसका फुल फॉर्म देखूं जीआरपीसी का, जीआरपीसी फुल फॉर्म, देखिए जीआरपीसी का फुल फॉर्म है रिमोट प्रोसीड्योर कॉल्स, ठीक है, जो कि यहाँ पर अगर मैं लिखा हुआ है, अगर देखता हूँ मैं, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है HTTP2 प्रोटोकॉल को यूज़ करता है, ठीक है, और रिकर्सिव एक्रोनिम फॉर जी स्टैंड्स डिपेंडिंग वर्जन को, ठीक है, मेनली चीज़ें जो आरपीसी रिमोट प्रोसीड्योर कॉल्स, इसको हम लोग यूज़ करते हैं और ये टीसीपी के ऊपर काम करता है, टीसीपी प्रोटोकॉल के ऊपर, ठीक है। देखिए जीआरपीसी यहाँ पर लिखा हुआ है रिमोट प्रोसीड्योर कॉल्स। तो इसको हम लोग यूज़ करके एक माइक्रो सर्विस को दूसरे माइक्रो सर्विस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, राइट। ये बाय डिफ़ॉल्ट आप मेरा जो नेक्स्ट.js कोर्स है वहाँ पर देख पाएंगे। अगर टीसीपी प्रोटोकॉल के बारे में आपको नहीं पता तो आपको नेटवर्किंग के बारे में कुछ भी पता नहीं होगा, तो मेरे चैनल में एक नेटवर्किंग का वीडियो है जो आप देख सकते हैं नेटवर्किंग को समझने के लिए। नेटवर्किंग बहुत ज़्यादा काम में आता है, जब आप सिस्टम डिज़ाइन आर्किटेक्चर डिज़ाइन करते हैं तब नेटवर्किंग आपको बहुत ज़्यादा काम में आता है, ठीक है, तो वो आप चेकआउट कर सकते हैं। और जीआरपीसी का जो ये जो मोनोलिथ ये जो माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर है, ये बाय डिफ़ॉल्ट आप नेक्स्ट.js नहीं, ठीक है, तो नेक्स्ट.js में
आपको बिल्ड करने का ऑप्शन मिलता है, ठीक है, जो कि हम लोग अभी देख भी रहे हैं नेक्स्ट.js में। तो ये बहुत ज़्यादा पावरफुल फीचर होता है, लेकिन ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पर अलग अलग चीज़ें अलग अलग जगह पर आपको होस्ट करना होता है, कॉस्टली भी होता है बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा मैनेज करने में आपको, अगर एक ही पर्सन है आप, ठीक है, जो कि एक वेबसाइट बना रहे हैं, तो आपके लिए ये माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर अच्छा नहीं रहेगा। अगर आपके पास एक टीम है जो कि अलग अलग फीचर्स पर काम करते हैं, जैसे कि कोई एक काम कर रहा है ऑथेंटिकेशन में, कोई एक काम कर रहा है ऑथेंटिकेशन में, और एक काम कर रहा है स्टोर में, और एक ऑर्डर में, अलग अलग लोग हैं, तो फिर ये माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर बहुत ज़्यादा काम में आता है, और मेंटेन करने में भी बहुत ज़्यादा काम में आता है, क्योंकि देख सकते हैं जैसे एक क्लोज होगा तो बाकी दो तो ऑन ही रहेंगे, तो ये एक बार में पूरा चीज़ बंद नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। और एक चीज़ जो है कि मान लीजिए मेरा सारा कुछ ठीक है, मैंने माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर भी क्रिएट कर लिया है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं इसको वो कैसे कर सकता हूँ, मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ इसका, हाँ ठीक है। तो अभी मैं अगर बताऊँ कि हाँ ठीक है भाई, तो माइक्रो सर्विस बोल रहा है तो मैं माइक्रो सर्विस कर देता हूँ। अभी माइक्रो सर्विस मेरा भी एक माइक्रो सर्विस हो गया मान लीजिए, ठीक है। मान लीजिए आपने माइक्रो सर्विस भी क्रिएट कर लिया, ओके। लेकिन अभी आपके पास मान लीजिए 5 माइक्रो सर्विस चल रहे हैं अलग अलग जगह पर, तो कहाँ पर दिक्कत आ रहा है, कैसे आपको समझ में आएगा? अभी दिक्कत आ भी रहा है कि नहीं, ये भी तो समझना ज़रूरी है ना। तो कैसे समझ में आएगा ये चीज़? तो इसके लिए हम लोग काम में लेते हैं कुछ मॉनिटरिंग टूल्स को। जैसे यहाँ पर देखिए साइट 24, देखिए साइट 24/7 47x7, ठीक है। अगर मैं साइट 24/7 सर्च करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पर साइट 24/7 आ रहा है। तो ये एक जोहो कॉर्प का टूल है, ठीक है, जहाँ पर देख सकते हैं कहाँ पर है, अच्छा यहाँ पर लिखा नहीं हुआ, लेकिन ये साइट 24/7 जो है एक जोहो की तरफ से टूल है। एक मिनट में देख लेता हूँ कहाँ पर है। अच्छा यहाँ पर तो नहीं है, ठीक है, लेकिन हाँ ये लिखा हुआ नहीं है, लेकिन मैंने देखा था कि ये जोहो की तरफ से ही टूल है ये, ओके। तो यहाँ पर देखिए बहुत से चीज़ें हैं, देखिए वेबसाइट मॉनिटरिंग, सर्वर मॉनिटरिंग, क्लाउड मॉनिटरिंग, एप्लीकेशन परफॉर्मेंस, कुबरनेटिस, नेटवर्क। अच्छा और एक मैं चीज़ बता देता हूँ कि ये साइट 24/7 से मेरा कोई एफिलिएट नहीं है, मतलब मैं इसको प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मैं बता रहा हूँ कि ये ऐसा टूल भी होता है ना। ये और एक चीज़ देखिए, मैनेज इंजन के मदद से ये चलता है, ठीक है। मैनेज इंजन जो कि एक सर्विस है, उसके ऊपर ये बिल्ड किया गया है। और स्टार्ट योर 30 डे फ्री ट्रायल भी है, तो फ्री ट्रायल पे को आप चेकआउट कर सकते हैं, राइट। अभी देखिए बहुत सी चीज़ें मॉनिटरिंग यहाँ पर किया जाता है, नेटवर्क मॉनिटरिंग भी किया जाता है, रियल टाइम यूज़र मॉनिटरिंग, बहुत सी चीज़ें हैं, ठीक है। तो आप फीचर्स को चेकआउट कर सकते हैं, राइट। और ये मेनली जो चीज़ है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, कहाँ, जब आपको फाइंड आउट करना है कि कैसे मॉनिटरिंग हो रहा है, मॉनिटरिंग हो भी रहा है कि नहीं, है ना। मान लीजिए आपका एक रीजन से रिक्वेस्ट आ रहा है, मान लीजिए आपको मुंबई से रिक्वेस्ट आ रहा है, तो वो ठीक रहा है, ठीक है। लेकिन आपको दिल्ली से रिक्वेस्ट आ रहा है, वो कहीं किसी वजह से फेल हो जा रहा है, ठीक है। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए आप दिल्ली में जाके आपके यूज़र्स को तो पूछ नहीं सकते कि कहाँ पर दिक्कत आ रहा है भाई। तो इसलिए आप ये यूज़ कर सकते हैं, जो कि मॉनिटरिंग टूल्स होते हैं। ये अलग अलग जगह से, अलग अलग रीजन से आपके लिए रिक्वेस्ट करेंगे और मॉनिटरिंग करेंगे कि कहाँ पर दिक्कत आ रहा है, ठीक है। बहुत सी चीज़ें मैं यहाँ पर अगर आपको दिखाना चाहूँ, रिसोर्सेज में चलते हैं और सॉल्यूशंस में अगर जाते हैं तो देखिए बहुत से सॉल्यूशंस है यहाँ पर। और अच्छा मैं इसका मेनली अगर सॉल्यूशन देखूँ तो मान लीजिए वेबसाइट मॉनिटरिंग का मैं अगर आपको दिखाऊँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या दिखा रहा है, एवरेज गेट रियल टाइम नोटिफिकेशन एंड अवॉइड अनएक्सपेक्टेड डाउन टाइम। अगर डाउन टाइम आए कोई तब आपको ये ऐसे दिखाई देगा, DNS टाइम, कनेक्शन टाइम, ये सारा चीज़ें यहाँ पर ऐसे दिखाई देगा। कहीं पर अगर बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है, तो वहाँ पर आपका डाउन टाइम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये चीज़ें आप यहाँ से मॉनिटर कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर बूस्ट वेब पेज स्पीड को भी मॉनिटर कर सकते हैं, है ना। तो ट्रांजेक्शन मॉनिटरिंग, ट्रांजेक्शन्स को मॉनिटर कर सकते हैं, जो भी चीज़ें यहाँ पर आप देख पा रहेंगे, ठीक है। सिक्योरिटी को मॉनिटर कर सकते हैं कि कहाँ पर आपको दिक्कतें आ रहे हैं। टेक्स्ट डिप्लेसमेंट स्टेटस, देखिए ऐसी चीज़ें, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा काम में आते हैं, ठीक है, साइट 24/7। और
ये जो क्लाउडफ्लेयर का आउटेज हुआ है इसके लिए मिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस हुआ है लोगों को, मिलियंस ऑफ डॉलर। क्यों? क्योंकि देखिए एक कंपनी अगर मान लीजिए $200,000, ठीक है, मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। एक कंपनी अगर इसको थोड़ा सा अगर मैं इसको बड़ा करना चाहूँ यहाँ पर से, अच्छा ये नहीं हो रहा, ठीक है, मैं बाद में देख लूँगा। अगर कोई कंपनी $500,000 अगर अर्न करता है, ठीक है, $500,000 पर आवर या फिर पर डे अर्न करता है, पर डे अर्न करता है, जो कि नॉर्मल है, ठीक है, नॉर्मल है। तो इनको 6 घंटे के लिए अगर भी बंद रहता है तो इनका कितना लॉस होता है आपको पता है? 500,000 का हाफ कर दीजिए, जो भी होगा 250, 500,000 का वो कितना होगा? $250,000 है ना। चलिए मैं लिख के दिखाता हूँ आपको। अरे ये क्या हो गया? ZT, तो $250,000 पर हाफ डे, ठीक है। 6 घंटे मतलब एक दिन के लिए अगर होता है तो $250,000 का लॉस होता है। मतलब $250,000 आपको पता है कितना होता है? बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, और $500,000 पर डे का तो कंपनीज का, बड़े बड़े कंपनी जो है उनका तो पर डे का क्या पर आवर भी कमा लेता है, ठीक है। वो मैंने तो बहुत ज़्यादा कम बता दिया, फिर भी ठीक है, जो भी हो। तो 6 घंटे का आउटेज का मतलब है बहुत ज़्यादा लॉस, बहुत ही ज़्यादा लॉस, ठीक है। जो भी सास कंपनीज है वो तो मतलब बहुत ज़्यादा लॉस में है ना। तो ये अगर आप अवॉइड करना चाहते हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा स्केलेबल कोई चीज़ बनाना चाहते हैं, तो स्केलेबिलिटी के लिए आपको पहले तो यूज़ करना होगा माइक्रो सर्विस, और उसके ऊपर आपको मॉनिटरिंग टूल्स को यूज़ करना होगा। और भी बहुत सी चीज़ें होते हैं, जैसे कि लोड बैलेंसर होता है, ताकि एक चीज नेटवर्क मॉनिटरिंग में होता है ये चीज़, ठीक है। मैं आपको समझा देता हूँ कैसे। देखिए नेटवर्क मॉनिटरिंग में ये चीज़ होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर उतने डिटेल्स नहीं दिया है, शायद यहाँ पर ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, तो मैं आपको समझा देता हूँ नेटवर्क मॉनिटरिंग में होता क्या है। मान लीजिए आपके पास, अच्छा मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, ठीक है, इसको डिलीट कर देता हूँ, और मैं ये जो चीज़ है, ये जो पूरा है, अच्छा यहाँ पर ये जो पूरा वो है, इसको मैं यहाँ पर से इसको कॉपी कर लेता हूँ। तो देखिए आपके पास दो मान लीजिए वेबसाइट्स है, माइक्रो सर्विसेज है, ठीक है। तो नेटवर्क मॉनिटरिंग में क्या होता है, तो दिखा देता हूँ मैं आपको। मान लीजिए ये ऑथेंटिकेशन है, ऑथ है, और ये भी ऑथ ही है, ठीक है, ऑथ है, लेकिन ये सर्वर 1 पे है, ओके, ये सर्वर 1 पे होस्टेड है, और ये सर्वर 2 पे, और ये सर्वर 2 पे होस्टेड है, ठीक है, और ये सर्वर 2 पे होस्टेड है, ओके। तो देखिए सर्वर 1 पे ऑथ होस्टेड है और सर्वर 2 पे भी ऑथ होस्ट है। तो नेटवर्क मॉनिटरिंग में आप क्या करेंगे, अरे ये सिलेक्ट क्यों नहीं हो रहा? अच्छा, नेटवर्क मॉनिटरिंग में आप क्या करेंगे, एक लोड बैलेंसर लगाएंगे मिडिल में, जो कि होगा ऐसे कुछ, ठीक है, या फिर ऐसा कुछ लोड बैलेंसर होगा, ठीक है। थोड़ा सा इसको मैं देख देता हूँ, थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ, है ना, क्लीन करना अच्छा रहता है। तो ये आपका लोड बैलेंसर है, ठीक है। लोड बैलेंसर, तो ये लोड बैलेंसर क्या करेगा, ये इनकमिंग ट्रैफिक को पहले तो लेगा, ठीक है। देखिए इनकमिंग ट्रैफिक को पहले तो लेगा, कहाँ पर से, ये वाला ए आ रहा है, इनकमिंग ट्रैफिक हो गया, इनकमिंग ट्रैफिक आ रहा है। अभी ये डिफाइन करेगा कि भाई पहले तो ये सर्वर 1 को रिक्वेस्ट करेगा, ठीक है। पहले मैं यहाँ पर सर्वर 1 को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन सर्वर 1 क्या है, डाउन है, अभी सर्वर 1 डाउन है, ये डाउन रिक्वेस्ट दे रहा है, ठीक है। मतलब 404 या 500 रिक्वेस्ट अगर ये भेजता है, तो ये अभी यूज़र को 500 रिक्वेस्ट नहीं भेजेगा। ये क्या करेगा, ये अभी सर्वर 2 को रिक्वेस्ट करेगा। अगर सर्वर 2 रिस्पॉन्स में इसको 200 दे देता है, तब ये यूज़र को भेज देगा। मतलब क्या होगा कि ऑथेंटिकेशन एक सर्वर में काम नहीं कर रहा, तो क्या हुआ, दूसरे सर्वर में तो काम कर रहा है, वहाँ पर से ये काम कर देगा, ठीक है। और ये डेटाबेस एक ही डेटाबेस से कनेक्टेड है, डेटाबेस एक ही डेटाबेस से कनेक्टेड होगा, ये दोनों चीज़ है ना,
ये दोनों चीज़ एक ही डेटाबेस से कनेक्टेड होगा तो कोई दिक्कत आएगा नहीं। बाद में अगर जब ये सर्वर अप हो जाएगा फिर ये इसी सर्वर में रिक्वेस्ट करेगा। ऐसे राउंड रॉबिन सिस्टम से भी आप लोड बैलेंसर को लगा सकते हैं नेटवर्क मॉनिटरिंग के लिए। अभी मॉनिटर कैसे होगा, मॉनिटरिंग के लिए आप यूज़ कर सकते हैं साइट 24/7 को, है ना। तो बहुत से सिस्टम आर्किटेक्चर की चीज़ें होते हैं। अगर आपको ये चीज़ें अच्छा लगता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं मुझे, मैं इन चीज़ों में भी वीडियो बना दूंगा फिर फ्यूचर में, ठीक है। तो ये मेनली हमारे सिस्टम डिज़ाइन आर्किटेक्चर्स होते हैं जहाँ पर हम लोग इतने बड़े आउटेज को मॉनिटर कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं और जितने कम समय में हो सके इसको रिजॉल्व करके फिर से डिप्लॉय कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप यहाँ तक वीडियो को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।